गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? होप दैट बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे बहुत ही जोश और रोश के साथ में। प्यारे बच्चों में श्री किशन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आरएस सर यूट्यूब चैनल पर एक शानदार सेशन में। और ये सेशन अपना होना है सर एयरफोर्स नेवी आईसीजी के सभी शेर शेरनियों के लिए, जो कि सर एक सपना लेकर आए हैं कि टीम आरएस सर के साथ में जुड़ के आप अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करेंगे। आप अपना और अपने मम्मी पापा के साथ अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। प्यारे बच्चों, तन पे यदि वर्दी सजाना है तो टीम आरएस सर के संग आना है। इसी बात को हमेशा अपने जहन में, अपने दिल में बसाए रखना। जिस प्रकार टीम आज शुरुआत कर चुकी है सर उस मंजिल तक जाने की, कदम कदम बढ़ा के आगे बढ़ रही है, तो आपको भी हर एक कदम के टीम के साथ में रहना है। जो अपडेट्स टीम आपको देती रहती है, टीम आरएसआर आपको देती रहती है, जो कंटेंट आपको यहां पर डिलीवर किया जाता है, जो प्रैक्टिस आपको यहां पर करवाई जाती है, उनको आपको रेगुलर करना है, रेगुलर फॉलो करना है। कहीं भी डाउट्स आते हैं, कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी परेशानी आती है, तो टीम आरएसआर 24 मल्टीप्लाई बाई 365 आपके साथ में रहती है। तो आप कभी भी कॉल कीजिए, बात कीजिए, अपनी समस्या का सॉल्यूशन लीजिए। और अब जब सपना ले ही लिया है सर अपने तन को वर्दी में सजाने का, तो साहब टीम आरएसआर के साथ में रेगुलर चलना है। दोस्तों, ये क्लास अपनी होनी है एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के बच्चों के लिए। सिंटेक्स का, इंग्लिश का एक प्यारा क्लास। फटाफट से हर बच्चा क्लास को शेयर कर देगा, तो अपने हर शेर शेरनी को बुला लेगा, फटाफट से जय हिंद का नारा कमेंट सेशन में जरूर लगा देगा। आ जाओ, देखिए फटाफट से आ जाओ। और मैं आज क्लास की शुरुआत करना चाहता हूं अपने उन प्यारी दो पंक्तियों से जिनको मैं हमेशा गुनगुनाया करता हूं कि कदम कदम बढ़ा के हम सफर पे चलते जा रहे, कि कश्तियां चला चला भंवर के पार जा रहे, छू रहे हैं आसमां इरादे मेरे से रुके, कि तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे। तो जोश आप में यूनिक होना चाहिए, जुनून आप में यूनिक होना चाहिए, और उसी जोश, जुनून और जिद के साथ में हम अपनी मंजिल तक जरूर जाएंगे। तो लीजिए सर, शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन की। सबसे पहले प्यारे बच्चों में आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो सेशन है वो कॉन्सेप्ट की क्लास का सेशन होगा। इसके बाद में आज हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, मॉर्निंग में 6 o'clock पे हमने वोकेब पढ़ा था जी सर, और ये अपनी रेगुलर क्लास रहेगी वोकेब की सुबह 6 बजे। अभी सर टाइम हो रखा है 8, है ना, और इस समय हम सर क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की क्लास कर रहे हैं। यहां पर हम कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी सर। और उसके बाद में हम मिलने वाले हैं 2 बजे, और 2 बजे प्यारे बच्चे हम क्या करने वाले हैं सर, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरा हर शेर शेरनी 2 बजे प्रैक्टिस के लिए मुझे मिलेगा। सर कहां मिलना है, प्रैक्टिस किसकी होगी बेटा? जो सिंटेक्स हम पढ़ रहे हैं, जो वोकेब हमने सुबह पढ़ी है, इसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस बच्चे हम कहां करेंगे सर? ये 2 बजे करेंगे, लेकिन कहां करेंगे सर? ये करेंगे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन में। एक लाइव बैच है जिसको आप भारत बैच के नाम से जानते हैं, जिसको आप 1399 के एनरोलमेंट के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे, जहां पर आपको 500 प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलती है। 500 प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। यदि एक प्रैक्टिस में आप 25 क्वेश्चन भी करते हैं, 25 क्वेश्चन भी करते हैं, तो सर कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरी गणित तो थोड़ी कमजोर है, फिर भी मैं लगा देता हूं सर, ठीक है ना? हाँ जी, कितने हो गए रे? 25 है, 2 12,500 क्वेश्चन, है ना? 12,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर सर 30 प्लस मिक्स प्रैक्टिस है, तो सर 300 प्लस है, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 25 फिर कर लीजिए, ठीक है सर। 7,500 ये हो गए, तो इस 12,500 में 7,500 ये और जोड़ दीजिए, कितने हो गए सर? 19 और 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ये बैच आपको करवाएगा। इसलिए इस बैच में कोई भी बच्चा बेक नहीं रहेगा, हर बच्चे को आना है, ठीक है जी सर। एक लड़का कह रहा है इस क्लास में, वो लड़का ये बोल रहा है सर जी शुरू करो। हाँ भाई शैलेंद्र, शुरू करेंगे। नाचने तो आया नहीं हूं, गाना गाने आया नहीं हूं, डांस करने आया नहीं हूं, पढ़ाने आया हूं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी होती है वो देकर पढ़ाऊंगा, पहले नहीं पढ़ाऊंगा। तुझे प्रॉब्लम है तो आराम से रजाई ले ले घर पे, बरसात भी हो रही है आज, ठीक है बाबू, आजा।
चलो भाई, बात करेंगे सर टीम स्पेस आरएस सर अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहती है। ठीक है जी, ओके सर। और सर ये एक विशेष चीज आपकी स्क्रीन पे, एक बार नजरें आपकी स्क्रीन से इधर उधर नहीं होनी चाहिए। भारत बैच अब इंग्लिश बोलिए 90 डेज में। स्पोकन इंग्लिश का एक प्यारा बैच जो है वो मैडम विशाखा यहां पर आपके लिए चलाती है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं टीम आरएसआर के साथ में। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्प बेस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो सर शुरुआत करते हैं सर अपना प्यारा सा सेशन। और सेशन में हम बात करने वाले हैं सर सिंटेक्स की। किसकी बात करने वाले हैं? सिंटेक्स की बात करने वाले हैं। चलो जी सर, अभी नया बैच है तो शुरुआत के 5-7 दिन ऐसे होते हैं जब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी होती है। वो इंफॉर्मेशन आपकी बेस से रिलेटेड होती है, वो स्पोकन से रिलेटेड होती है, वो आपकी जीडी से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस से रिलेटेड होती है, सेल्फ स्टडी से रिलेटेड होती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो हर बच्चे तक जाना जरूरी होता है। और मैं सही कहता हूं, सत्य बोलने वाला आदमी हूं, उन्हीं के पीछे हम अपने घर की दाल और रोटी चलाते हैं। तो कोई बच्चा यदि ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है तो उससे हाथ जोड़ के निवेदन, आप पहले दिन से दूर हो जाएं, क्योंकि यहां पर किसी भी बच्चे की कोई भी फालतू की बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी। इस बैच में केवल वो बच्चा पढ़ेगा जो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता है, जो अपनी जिद और जुनून के साथ में अपने सपने तक, अपनी मंजिल तक जाना चाहता है। ठीक है ना जी सर। बात करते हैं बेटा सिंटेक्स क्या होता है। बड़े प्यार से समझाऊंगा, आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको पढ़ते हैं। देखो एक बार, आओ मेरे साथ आओ। क्या लिखा हुआ है? वाक्य विचार करते समय हमारा ध्यान सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब पर जाता है। इंग्लिश में वर्ब पर केवल सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट का नहीं पड़ता है। यही वाक्य विचार है, यही सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है कि जब भी कोई हम सेंटेंस देखते हैं ना इंग्लिश में, देखो मेरी बात सुनो, एक सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं, सेंटेंस में क्या लिख रहा हूं? राम इज गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस है, राम स्कूल जा रहा है। प्यारा सा सेंटेंस, आप देखना सिंटेक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस में हम जाते हैं, यानी सर हम किसी वाक्य का विचार करते हैं, यानी सर हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, किसी सेंटेंस की बात करते हैं, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे जाएगा कि सर यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सर राम की करेंगे। तो राम क्या है सर? राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राम सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम बात किसकी करेंगे? सब्जेक्ट की बात। यानी हमारा ध्यान सीधा कहां जाएगा? सब्जेक्ट पे। फिर ध्यान कहां जाएगा कि यार राम है तो राम कर क्या रहा है? राम है, चलो मान लिया कि राम की बात हो रही है, लेकिन राम कर क्या रहा है, यानी उसका काम क्या है, उस काम पे ध्यान जाएगा। तो काम पे ध्यान जाने का मतलब क्या है? सर वर्ब पे ध्यान जाएगा। काम पे ध्यान जाने का मतलब क्या है बच्चे? सर वर्ब पे ध्यान जाएगा। अच्छा हाँ, दूसरी बात इसने क्या कही है कि सर जब कोई सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, भाषा में उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब होती है ना, उस वर्ब पर यदि किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो किसका पड़ता है? वो सर सब्जेक्ट का पड़ता है, किसी और का नहीं पड़ता। इसी को सिंटेक्स कहा जाता है, इसी को वाक्य विचार कहा जाता है कि कोई भी सेंटेंस जब बनेगा ना, कोई भी सेंटेंस जब बनेगा ना, तो सर ध्यान रखना उसमें वर्ब पे इफेक्ट यदि किसी चीज का पड़ेगा तो वो किसका पड़ेगा? किसका पड़ेगा? सब्जेक्ट का पड़ेगा। सर कैसे पड़ेगा समझ में नहीं आया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ सर, कि किसी वर्ब पर सब्जेक्ट का कैसे प्रभाव पड़ता है, हम उस पर चर्चा करते हैं बच्चे। देखो सर, एक जगह मैं क्या लिखूंगा? सर एक जगह मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग टू जयपुर। यह मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि सर राम क्या है? सर ये सब्जेक्ट है। अब कुछ बच्चों को यह नहीं पता होता सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप इसको एक देसी भाषा में समझो कि वाक्य में जिस वस्तु या वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही होती है, जिस वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट होता है।
वही सब्जेक्ट होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बार आपको पता ही नहीं चलता सब्जेक्ट कौन है, पता ही नहीं चलता, भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कि किसी सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही होती है, कि बात किसकी हो रही है, सर इसमें हम देखें तो बात तो राम की हो रही है, ठीक है सर, किसकी बात हो रही है, राम की हो रही है, तो राम ही सब्जेक्ट है, ठीक है सर। तो इतना याद रखना। अब हम क्या सीख रहे थे, हम ये सीख रहे थे कि सर सेंटेंस में जो क्रिया होती है ना, जिसको आप वर्ब बोलते हैं, वो वर्ब जो है ना, उस पे यदि किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो किसका पड़ता है, सर वो सब्जेक्ट का ही पड़ता है, और किसी चीज का नहीं पड़ता। कैसे, मेरे पास आओ। यदि प्यारे बच्चे इस सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। आप मुझे यह बताइए कि जैसे ही मैंने यहां पर आपका प्लेस चेंज कर दिया, जहां पर वो जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट उसका है, जो प्लेस है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं सर, यहां पर ये प्लेस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब टाइप में काम कर रहा है, ठीक है। या फिर स्कूल यदि ऑब्जेक्ट भी है तो किसका है सर, टू का ऑब्जेक्ट है, किसका, टू का। लेकिन मेन बात क्या है, हमने जयपुर की जगह बच्चे किसको रखा है, हमने जयपुर की जगह टू स्कूल को या स्कूल को रखा है, जगह को हमने चेंज कर दिया। लेकिन क्या जगह चेंज करने से वर्ब में किसी प्रकार का प्रभाव, वर्ब पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा, क्या वर्ब में किसी प्रकार का चेंज हुआ, ना सर, बिल्कुल नहीं हुआ। तो बच्चे यदि इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे, कि सर यहां पर मैंने लिख दिया दे जी, फिर मैंने लिख दिया आर जी, उसके बाद में मैंने लिखा गोइंग, ओके, फिर मैंने लिखा जयपुर, क्या लिखा, जयपुर। तो देखिए जब मैं यहां पर जयपुर को चेंज कर रहा हूं स्कूल में, तब तो वर्ब वैसी की वैसी आ रही है, वैसी की वैसी आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, अब की बार बात किसकी हो रही है, अब की बार दे की बात हो रही है, कि दे जो है ना वो जयपुर जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने बेटा सब्जेक्ट को चेंज किया ना, तो देखो वर्ब में भी चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, वर्ब में भी चेंज हो गया। तो हमें एक बात समझ में आई, क्या, कि सर क्रिया जो होती है, वर्ब जो होती है, वो वर्ब बेटा यदि प्रभावित होती है तो किससे प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, सर वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से ही प्रभावित होती है, बाकी किसी चीज से प्रभावित नहीं होती। मैं इस चैप्टर को आगे लेके चलना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा अच्छी चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज एक बच्चे को होना जरूरी होता है। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तीन चीजें मेन होती है। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लो, उसके बाद में मैं आगे लेके चलूंगा, ठीक है जी सर। तो ये तीनों चीजों पे हम काम कर लेते हैं। एक तो बच्चे हम सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं कि सर आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। लेकिन बच्चे जो हैं वो इसका हिंदी अनुवाद कर्ता बोलते हैं, ठीक है, और बच्चे क्या सोचते हैं, सर कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। देखना आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है, आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि सर जी जो कार्य करने वाला है ना वही कर्ता होता है। मुझे एक बात बताओ, एक जगह मैंने ऐसे लिख दिया, राम इज बीटन बाय मी, राम को मेरे द्वारा पीटा जाता है, राम को मेरे द्वारा पीटा जाता है। आप इस सेंटेंस को समझो एक बार के लिए। आप मुझे बताइए, अब यदि कोई आपको कहे कर्ता किसे कहते हैं या सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर काम को करने वाला कर्ता होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्या ये पॉसिबल है, कैसे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें काम करने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, पीटने का काम कौन कर रहा है, सर पीटने का काम तो मैं कर रहा हूं, पीटने का काम तो मैं कर रहा हूं, बोलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा, जी सर। तो क्या इसमें आपका मैं जो है, आई जो है, जिसका रूप यहां पर मी है, क्या वो मी सब्जेक्ट है, क्या वो मी सब्जेक्ट है, नहीं सर, मी तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर आप जो ये बात कहते हो ना कि कार्य करने वाला कर्ता होता है, ये बात गलत है, इसको दिमाग से निकाल के बाहर फेंको, ये बात गलत है। हमने इतने दिन गलत पढ़ा है कि काम करने वाला कर्ता होता है, यह परिभाषा गलत है, सही पढ़ो इसको। तो सर हम क्या करें कि सर जिसके बारे में बात हो रही होती है, ये याद रखो, जिसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है,
ये याद रखना, जिसके बारे में बात हो रही है बच्चे वह सब्जेक्ट होता है। अब बताओ इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? सर इस सेंटेंस में राम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। तो बेटा राम आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर आप तो बहुत ही नीचे लेवल से पढ़ा रहे हो, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हो सर, ये तो हमें आता है। बच्चे हो सकता है कि तुम्हें आता है, लेकिन इस क्लास में वो बच्चा भी बैठा है जो 10th क्लास में जब पढ़ रहा था तो उसने इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन 11th 12th में उसने अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है। केवल क्वेश्चन आंसर याद करके उसके नंबर तो 50+ आ गए 12th में, लेकिन ग्रामर का नॉलेज उसको बहुत कम है, जीरो नॉलेज है। वास्तव में इस क्लास के कम से कम 70-80% बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह चीज पहली बार पता चली है, और 80 से भी ज्यादा, यदि मैं 90% भी बोल दूं तो यह बात गलत और अतिशयोक्ति नहीं है। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको पहली बार पता चला है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, जिनको पहली बार पता चला है कि सब्जेक्ट रियल में होता क्या है। ठीक है ना? तो एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि सर बात समझ में आ गई है क्या? बताइए सर, बताइए फटाफट से एक बार कमेंट करके सारे बच्चे मुझे बताइए कि यह बात समझ में आ गई कि रियल में सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक, ओके सर। अब सर बात किसकी आती है? सर वर्ब की बात आती है। बात किसकी आती है? वर्ब की। कि सर ठीक है, यह बात हमें समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब आप हमें बताइए सर क्रिया क्या होती है? क्या क्रिया क्या होती है? तो बच्चे क्रिया जो है ना वो क्या होती है? सर ये एक वर्ड होता है। क्रिया जो है वो एक वर्ड होता है। आप कह सकते हैं सर ये एक ऐसा शब्द होता है। कैसा शब्द होता है भाई? क्रिया जो है वो कैसा शब्द होता है? देखिए मेरे बच्चे, एक ऐसा शब्द होता है जो हमें क्या करता है? सर जो अधिकार की बात करे। किसकी बात करे बच्चे? जो अधिकार की बात करे, यानी सर किसी सेंटेंस में पोजीशन की बात करे। किसकी बात करे? अधिकार की या पोजीशन की बात करे, यानी किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज पर अधिकार बताए, पोजीशन बताए। ठीक है, वो कौन होता है? वो वर्ड वर्ब होता है। लेकिन सुनो, यदि आपको क्लास बहुत आराम से पढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे पढ़ाई जा रही है, जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है, आपको समझ में आ रही है, तो क्लास का शेयर जो है वो भी होना चाहिए। हर एक शेयर श्रेणी तक ये क्लास जानी चाहिए, ये भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो तो सर कौन सा वर्ड? सर जी वह वर्ड जो अधिकार और पोजीशन की बात करे वो वर्ब होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। और सर कौन सा होता है? सर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि स्थिति, स्थिति का मतलब सर जो स्टेट बताता है। स्थिति का मतलब सर इसको आप अवस्था बोल दो, इसको आप क्या बोल दो? अवस्था बोल दो सर। जो कि सर क्या बताता है? स्टेट यानी अवस्था, यानी सर होने का भाव देता है। किसका भाव? होने का भाव देता है बच्चे। एक ऐसा वर्ड भी होता है जो होने का भाव देता है, सर वो भी वर्ब होता है। और कौन होता है बच्चे? एक चीज और लाते हैं, एक चीज और लाते हैं, और वो क्या है सर? कार्य की बात करें। कोई एक ऐसा वर्ड जो कार्य यानी सर एक्शन की बात करे कि कोई काम हो रहा है या किसी काम को किया जा रहा है, ऐसा एक वर्ड होता है, तो सर वो भी क्या होता है? वर्ब होता है। तो बच्चे आपके सेंटेंस में वर्ब कौन सा है ये कैसे पहचानोगे? 3 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। 3 प्रकार के वर्ड आपके सेंटेंस में आ सकते हैं। एक तो कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिससे यह पता चले कि यार इस सेंटेंस में यह फला काम हो रहा है, उस वर्ड को पकड़ लो, वही वर्ब है। ठीक। एक किसी सेंटेंस को देख के ये लगे, किसी वर्ड को देख के ये लगे कि यार एक चीज का दूसरी चीज पे अधिकार बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है, उसको देख के ये लगे कि अधिकार बताया जा रहा है, मतलब वही वर्ब है। एक कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जिसको देख के ये लगे कि यार किसी भी चीज की अवस्था बताई जा रही है या किसी चीज के होने का भाव दिया जा रहा है, किसी चीज के होने का भाव दिया जा रहा है, तो वो जो होने का भाव दे रहा है ना, वो वर्ड आपका क्या होता है? सर वो आपका होता है वर्ब। कैसे होता है बच्चे? एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आप आगे आओ, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैंने 3-4 प्रकार के सेंटेंस लिखे। क्या लिखा? मैंने लिखा सर आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मैंने दूसरा लिखा आई हैड अ कार, मेरे पास में एक कार थी। ठीक है सर, ठीक है। एक मैंने लिखा शी सीम्स हैप्पी, वो खुश प्रतीत होती है। ठीक है। एक मैंने लिखा द वॉटर इज कॉल्ड, द वॉटर इज कॉल्ड। ठीक है।
एक मैंने लिखा ही वॉज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, ठीक है। एक मैंने लिखा राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, ठीक है। एक और लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं, सी किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया। आप ये देखें, अभी आपको समझ में आ जाएगा वर्ब क्या होता है। मेरी तीन बातों को माइंड में रखना है। मैंने जो तीन बातें बताई उन तीन चीजों को माइंड में रखो। किस किस को? हिंदी में सीख लो, ज्यादा अंग्रेज मत बनो, बाद में बन जाना। पहला अधिकार की बात करें, पहला अधिकार की बात करें, इंग्लिश वाले पोजीशन की बात करें, ठीक। दूसरा सर स्टेट बताए, स्टेट का मतलब अवस्था बताए, अवस्था का मतलब होने का भाव दे, किसका भाव? होने का भाव दे, ठीक है। तीसरा कार्य की बात करें, यानी सर एक्शन की बात करें। समझ गए? ये तीन चीजें याद रखो। चलो, पहले में कैसा भाव आ रहा है? सर जी पहले में अधिकार का भाव, यानी सर पोजीशन की बात कर रहा है। बोलो पोजीशन की बात हो रही है क्या? जी सर पोजीशन की बात हो रही है। क्या कि सर मेरा कार पे अधिकार है, कार मेरे पास है तो मेरी कार है, मैं कार का मालिक हूं ठीक है। और मैं मालिक हूं तो बच्चे हैव आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई हैड ए कार, मेरे पास में एक कार थी। तो कोई दिन ऐसा भी था जब मैं भी कार वाला हुआ करता था। क्या हुआ? जो सरेआम बिक गए हम बाजार में। क्या हुआ? जो सरेआम बिक गए हम बाजार में। लेकिन याद रखना, किसी दिन तुमको घुमाया करते थे हम भी अपने ओडी कार में, ठीक है। चलो सर, तो एक दिन मेरे पास कार थी, तो भाई कार पहले मेरे पास में थी तो क्या था? कार का कार के ऊपर मेरा अधिकार था, पोजीशन था। कौन बता रहा है? हेड बता रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में पोजीशन बताने वाला वर्ड कौन सा है? हैव और हेड है। तो ये दोनों के दोनों वर्ब हो गए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। यहां पर क्या? सी सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रही है, यानी अभी जो लड़की है वो कैसी है? खुश है। तो यहां पर होने का भाव नहीं है क्या? यहां पर होने का भाव है, जी सर। यानी सर यहां पर स्टेट बताई जा रही है, जी सर बताई जा रही है। अभी लड़की की अवस्था क्या है? खुशी वाली अवस्था है, खुश है, वो हैप्पी है। तो उसकी अवस्था कैसी है? हैप्पी है सर वो। चलो भाई, तो यहां पर सीम्स क्या हो जाएगा? यही तो कह रहा है कि सर वो कैसी है? हैप्पी है। यही तो बता रहा है कि उसका होने का भाव ये सीम ही तो दे रहा है, जी सर। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। फिर आए कि सर वोटर इज कॉल्ड। अब देखो सर, वोटर की स्टेट क्या है? अभी कौन सी अवस्था में है? ठंडी अवस्था में। यानी सर यहां पर भी होने का भाव है, जी सर है। लेकिन बता कौन रहा है? इज बता रहा है कि पानी है, कैसा है? ठंडा है। तो होने का भाव किससे आया? सर जी इज से। तो इज आपकी वर्ब हो गई, ठीक है सर। फिर और नीचे आए, ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। तो सर होने का भाव किससे आया? डॉक्टर था, वोज से। वोज आपका वर्ब हो गया, ठीक है सर। तो यहां पर भी सर जी किसका होने का भाव हो गया? ओके सर। फिर देखिए राम रन्स, दौड़ता है, तेज तेज दौड़ता है। तो बच्चे यहां पर काम होने की बात हो रही है, जी सर। यहां पर कोई एक्शन हो रहा है, जी सर, दौड़ने का एक्शन हो रहा है। तो एक्शन होने की जानकारी किसने दी? रन्स ने। तो बेटा रन्स क्या हो गया? वर्ब हो गया सर। फिर देखिए शी किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया। तो क्या काम हुआ? मारने का काम हुआ। तो जिस वर्ड से हमें पता चला क्या कि कोई काम हो रहा है, तो वही सर वर्ब हो जाएगा। तो तीन प्रकार के वर्ड आपके सेंटेंस में आएंगे। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कि एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार बताएंगे, वो वर्ब होंगे। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कि सर आपका क्या बताएंगे? अवस्था बताएंगे बच्चे। और जो अवस्था बताएंगे सर वो क्या होंगे? अवस्था बताएंगे वो क्या होंगे? सर जो अवस्था बताएंगे वो भी वर्ब होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो एक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? एक्शन बताएंगे। जो एक्शन बताएंगे वो भी क्या होंगे? वर्ब होंगे। आई बात समझ में? जी सर। तो यहां से आपको कर्ता और क्रिया क्या होता है ये समझ में आ गया, जी सर आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो और देख लेते हैं सर। एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने और रह जाती है, वो क्या कि सर अब फिर ये ऑब्जेक्ट का मामला क्या है सर, ये बताइए। ये ऑब्जेक्ट का मामला क्या है सर, ये बताइए। तो ऑब्जेक्ट क्या, इसको आप क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, जी सर बोलते हैं। कर्म बोलते हैं, जी सर बोलते हैं। तो सुनिए, क्या ऑब्जेक्ट केवल और केवल एक चीज को ध्यान में रखना, केवल और केवल एक चीज को ध्यान में रखना कि सर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, ये ध्यान रखो बस,
ठीक है, या फिर एक्शन को रिसीव करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट है। एक्शन, कोई भी काम हो रहा है, यदि कोई भी काम हो रहा है, यदि किसी भी वाक्य में कोई भी काम हो रहा है, तो उस काम को यह कहता आजा मेरे ऊपर, है झलक दिखला जा। तो जो भी किसी कार्य को रिसीव करे, किसी एक्शन को रिसीव करे, है ना, जो ये बोल दे क्या, एक बार आजा 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 आजा, वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो एक्शन को रिसीव करता है ना बच्चे, जो एक्शन को प्राप्त करता है या एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस लाइन को भूल जाओ, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस ये नीचे वाली याद रखो कि एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो क्या कि सर प्रीपोजिशन का नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है, आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ये दो चीजें याद रख लो बस। अब कोई आपसे यह कहे कि सर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, तो केवल दो काम करो, ऑब्जेक्ट पहचान लोगे। कैसे? एक तो उस सेंटेंस में कोई, ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्शन की बात कर रहा हूं। पीछे आ जाओ एक बार, मुझे एक बात बताओ, इसमें एक्शन है क्या? हैव में एक्शन है? नहीं है, अधिकार बता रहा है, तो यहां ऑब्जेक्ट भी नहीं है। हेड में एक्शन है? नहीं है, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। शीम में, शीम्स जो आपका है, इसमें एक्शन हो रहा है क्या? नहीं सर, अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। इज में एक्शन हो रहा है, काम तो नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा तो यहां ऑब्जेक्ट भी नहीं है। वोज में काम हो रहा है सर, नहीं हो रहा, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सर देखिए कि रंस में हो रहा है क्या? सर काम तो हो रहा है, आहा, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। सर अभी तो आपने कहा था जहां काम होता है वहां ऑब्जेक्ट होता है, ये बात भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुको, ठीक है ना। तो सर यहां भी काम हो रहा है, सर हो रहा है, और यहां ऑब्जेक्ट भी है, जी सर है। तो आपको क्या समझ में आया? सर यह समझ में आया कि सर जहां अवस्था होती है, स्टेट होती है, होने का भाव होता है, वहां ऑब्जेक्ट नहीं होता। सर जहां पर पोजेशन, अधिकार बताया जाता है, वहां क्रिया ऑब्जेक्ट नहीं लेती। समझ गए? हां जी। लेकिन सर जो एक्शन होता है ना, जहां एक्शन, वहां ऑब्जेक्ट होता भी है और ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, ऑब्जेक्ट होता भी है और नहीं भी होता। यह ध्यान में रखना, यह बात जिस दिन कंफ्यूज हो गए ना, मामला टाइम फिश हो जाएगा। यह ध्यान में रखना है। अब कैसे होता है वो समझाता हूं। तो पहले तो ऊपर से क्या समझते आओगे कि एक तो अधिकार बताने वाली क्रियाएं क्या नहीं लेती? ऑब्जेक्ट नहीं लेती। एक स्टेट बताने वाली क्रियाएं क्या नहीं लेती? ऑब्जेक्ट नहीं लेती। कार्य बताने वाली क्रियाएं, कुछ क्रियाएं होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है, कुछ क्रियाएं होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। समझ गए? जी सर। अब ये कौन कौन सी कैसे कैसे होती है उस पे बात करते हैं, मेरे पास आ जाओ। ठीक है सर। तो हमने क्या सीखा कि सर हमने सीखा एक्शन वाली क्रियाएं जो है वो एक्शन जिसके ऊपर प्रभाव डालता है, और एक्शन को जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। अब कंफ्यूज करने वाला मैटर क्या हुआ कि कुछ एक्शन तो ऐसे होते हैं, कुछ एक्शन तो ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट लेते हैं, और कुछ एक्शन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। उन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आ जाओ सर। देखो बच्चे, यहां से समझना है बात को। एक सेंटेंस अपने पास में था, राम रन्स, राम रन्स, ठीक है सर। और दूसरा सेंटेंस क्या था? राम किल्ड, वो सी किल्ड था, चलो मैं राम कर देता हूं, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। ठीक है। अब ध्यान यह रखना है, क्या ध्यान रखना है वो सुनिए। दो चीजें छोटी छोटी बता रहा हूं, आज के बाद में कभी कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग कि सर जो एक्शन अपने आप में पूर्ण सेंस या मीनिंग कर दो, इसको पूर्ण मीनिंग देता है, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे
ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर। और सर जी, जो एक्शन अपने आप में पूर्ण मीनिंग नहीं दे पाता, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है सर। अब देखिए बात को, राम रन्स, राम दौड़ता है, भाव पूरा है ना, सेंस पूरा आ गया। तो रन्स जो है उसने अपने आप में ही सेंस पूरा कर दिया सेंटेंस का, राम दौड़ता है, बात खत्म। ठीक है सर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जहां एक्शन को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कैसी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है सर। जिसको आप हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी सर ऐसी क्रिया जिसको कर्म की जरूरत नहीं होती। और जो एक्शन ऐसा होता है, जैसे राम किल्ड, राम ने मार दिया, तो आपके मन में तुरंत आएगा, अच्छा राम ने मार दिया, किसको मारा? तुरंत क्वेश्चन क्या आएगा? किसको मारा? किसको मारा भाई? ठीक है। तो जब आप किसी क्रिया से किसको, ठीक है, क्या, ये क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता उसका सेंस क्या है, आपको सेंटेंस का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता तो आप उससे क्या पूछेंगे भाई? किसको, क्या, ये आप उससे पूछेंगे। यानी आप उससे हुम और वोट जैसे क्वेश्चन करेंगे, और जो हुम और वोट का आंसर मिलता है ना, हुम और वोट का जो आंसर होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान में रखना। जैसे राम किल्ड, राम ने मारा, तो आपने जवाब, क्वेश्चन पूछा भाई किसको मारा, आपने पूछा टू हुम, किसको मारा भाई, तो जवाब मिलेगा रावण, रावण को मारा। तो रावण क्या है? रावण ऑब्जेक्ट है, रावण ऑब्जेक्ट है। समझ गए जी सर। जैसे मैंने कहा ही एट, उसने खाया, आप कहोगे व्हाट, क्या खाया, क्या खाया भाई? ही एट, उसने खाया, क्या खाया? ये नहीं पता सर, क्या खाया नहीं पता, तो मैं आगे लिखूंगा ही एट ए मैंगो, उसने एक आम खाया। तो यहां पर वोट का जवाब क्या है? आम खाया। तो यहां पर क्या का जवाब क्या है सर? आम। तो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रखना, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि अपना मीनिंग पूरा करने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन अपने साथ में ले लेते हैं। वो जो वर्ब होते हैं ना बच्चे, उनको आप ट्रांजिटिव बोलते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं सर? वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और वो ट्रांजिटिव वर्ब को आप सहकर्मक बोलते हैं, यानी सर ऐसे वर्ब जो कि कर्म अपने साथ में लेते हैं। ठीक है। इसीलिए बच्चे अपने पास में एक प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी? कि देखो यहां पर जो रन्स है ना, रन्स है, उसके साथ आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया, फास्ट एडवर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन किल्ड के साथ में ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि वो अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं दे रहा था। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है। अब एक बार मुझे कमेंट करके सारे बच्चे ये बता दो कि सर इतनी देर जो हमने क्लास ली है, इतनी देर जो हमने क्लास ली है, उस क्लास को आप मतलब कैसे देखते हैं, या वो क्लास आपको कितनी समझ में आ रही है, या ये क्लास जो है वो आपको कितनी अच्छी लग रही है, ये एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। सारे बच्चे बोलो सर। हाँ, संजन प्रजापति कह रहा है सर प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। हाँ बेटा, उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन होता तो ऑब्जेक्ट है ना। चलो भाई, सारे बच्चे एक बार बताओ, मजा आ गया? जी सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बच्चा कह रहा है सर 70% क्लियर हो गया, तो सेल्फ स्टडी करेगा। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर ये नोट कैसे करें, लिखें कैसे? बेटा आपको ना इसका पीडीएफ मिलेगा, और वो पीडीएफ आपको मिलेगा नोट्स बैच में। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर भारत नोट्स बैच है, उस नोट्स बैच में इसका पीडीएफ मिलेगा, वहां से वापस पीडीएफ में आप पढ़ाई करेंगे।
ठीक है, तो सर अब हमें 36 मिनट हो चुके हैं और जो अपना सिंटेक्स का टॉपिक है, इस टॉपिक में जो 2-3 चीजें अपने लिए बहुत बेसिक होती है, जिनको आप सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बेटा ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो एक बार मुझे एक वो अग्नि वाला जो इमोजी होता है ना आपका, जिसमें अब अग्नि जलती है, वो मुझे एक बार कमेंट सेशन में चाहिए। कुछ बच्चे दिल वाला इमोजी भेज दीजिए। एक बार मुझे आपका सपोर्ट चाहिए क्लास में। जिसने क्लास को शेयर नहीं कर रखा, एक बार और शेयर कर दो। पहला दिन है आज, थोड़ा मजे के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आ जाओ सर, अब इसको मैं आगे लेके चलता हूं। ठीक है, हाँ जी सर, ओके जी, ओके सर। एक बच्चा कह रहा है सर खाना की मीनिंग क्या होता है? वैसे खाना की मीनिंग तो होता है खाना ही लेकिन मुझे बता तू क्या पूछ रहा चाहता है? तू कहना चाहता है सर ईट यानी खाना होता है। मैंने यहां पास्ट टेंस लिखा है, मैंने यहां पर पास्ट टेंस लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है जो कि एटीई होता है। ठीक है जी बच्चे, आ जाओ भाई अंकित। हाँ बहुत अच्छे, अब चलें, चलो सर अब करते हैं शुरुआत अपने प्यारे सेशन की। देखो बच्चे, अब आपके सामने क्या आ गया सर? एग्रीमेंट आ गया। भाई किसका एग्रीमेंट? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आ गया। क्यों? एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। तो हमें भाई इसकी सहमति की कहां जरूरत पड़ गई? हमें किसी सब्जेक्ट के साथ में जो आपका वर्ब होता है, उस वर्ब और क्रिया की सहमति की कहां जरूरत पड़ गई? सर जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सर क्रिया जो है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, चेंज होती है, और यदि आप चेंज नहीं करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना जरूरी होता है, यह ध्यान रखना। ठीक है, आप लड़के और लड़की को लेके आ गए, मान लो आप लड़के को ले गए कि चलो लड़की देखने चलते हैं, वहां चले गए। ठीक है, लड़का गया लड़की को देखा और दोनों को देखते ही ऐसे नहीं हम शादी नहीं करेंगे, एग्रीमेंट नहीं हुआ। जबरदस्ती शादी करा दोगे तो तलाक हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगी। इसीलिए जबरदस्ती शादी नहीं करवानी। आप उस लड़के को लेके जाते हो, लड़की को देख के उसे लगता है कि हां अब ये मेरी जीवन संगिनी बन सकती है, या लड़की को लगता है कि ये मेरा जीवन साथी बन सकता है। जब दोनों का आपस में सामंजस्य होता है तभी तो शादी अच्छी होगी, तभी तो हम बैंड बाजा बारात लेके चलेंगे, तभी तो हम झूम शराबी पे डांस करेंगे। यदि दोनों के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है, दोनों के बीच में सामंजस्य ही नहीं है, तो हमें रसगुल्ला खा रहे होते हैं ना जिस टाइम, उस समय कहेंगे भाई शादी कैंसिल, खाना जहां है वहीं छोड़ दो, रसगुल्ला आधा खाया आधा प्लेट में वापस रखा, जाना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए सामंजस्य जरूरी है बाबू। चलो कैसे जरूरी है, अब मैं इसको तो एक बार पढ़ देता हूं, लेकिन इसको मैं अपने अंदाज में समझाना चाहूंगा। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कि सर जो वर्ब होती है वो नंबर और पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के साथ सामंजस्य में होनी चाहिए, एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नेसफील्ड ने कहा है। ठीक है, और इसीलिए हम इनको पढ़ते जाते हैं। देखो, मोहन राइट्स, मोहन लिखता है। सीता प्लेज, सीता खेलती है। बॉयज राइट, बॉयज लिखते हैं। विमन सिंग, विमन गाती है। अब ये क्या लफड़ा है इसको मैं समझाता हूं, आओ मेरे पास। थोड़ा देसी अंदाज में समझेंगे, स्लाइड से मैं थोड़ा सा कम कंफर्टेबल होता हूं, ऐसे खुली स्लाइड में लिखते हैं ना, है ना, तो उसमें मजा आता है। चलो भाई, हाँ अब की बार फोड़ देंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो आओ मेरे पास। देखो बच्चे, जनरली होता क्या है कि सर सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है ना, भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनता है? सर या तो कोई नाउन बनेगा, या तो कोई नाउन यानी सर संज्ञा बनेगी। ठीक है, या तो कोई नाउन जो है ना वो सब्जेक्ट बनेगा, या सब्जेक्ट कौन बनेगा? सर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द जिसको आप सर्वनाम बोलते हैं, ये बनेगा। ठीक है सर, तो या तो कौन बनेगा सर? कोई नाउन बनेगा, या तो बच्चे कौन बनेगा? कोई प्रोनाउन। भाई यही तो सब्जेक्ट बनेंगे। जी सर बनेंगे। अब मेरी बात को सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए कि सर एक बार मैं अब सुनिए मेरी बात को, कि कोई भी नाउन और जो आपका प्रोनाउन है ना, यही तो बच्चे क्या बनेगा? यही सब्जेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा देख लो। यहां पर हमने देखा सर ही रन्स, वो दौड़ता है। यहां पर मैंने देखा सर राम रन्स, राम दौड़ता है। तो आप एक बात को समझिए कि सर यहां पर ये क्या है? ये तो सर प्रोनाउन है, किसी नाउन की जगह आया है, किसी आदमी की जगह हमने ही बोला है। जी सर। यहां पर बच्चे क्या है सर? राम, तो ये किसी का नाम है, तो ये नाउन है। जी सर। तो देखो, या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बनता है, या तो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। डेप्थ में जाएंगे तो एक चीज और समझ में आएगी। वो क्या
कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, हां जी सर, वो भाषा का पहला भाषा या लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, उसका सर जो प्रथम व्यक्ति होता है वो होता है। अब ये भाषा का प्रथम व्यक्ति बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। क्या क्या कभी आपने ये 2-3 नाम सुने हैं? क्या कभी आपने ये 2-3 नाम सुने हैं? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। क्या आपने कभी सुना है सेकंड पर्सन? ठीक है। क्या कभी आपने सुना है थर्ड पर्सन? ये 2-3 नाम आपने सुने हैं क्या? यदि आपने संस्कृत पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, तो तीनों लैंग्वेजेस में ये 3 चीजें आपको जरूर बताई जाती है, ठीक है ना? ये आपको जरूर बताई जाती है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपने हिंदी संस्कृत में पढ़ा होगा। इंग्लिश में आपने सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा होगा। ये क्या माजरा है? ये माजरा क्या होता है कि सर कोई भी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि सर एक आदमी बोलेगा, दूसरा सुनेगा, एक व्यक्ति इशारा करेगा, दूसरा उसको समझेगा। तो लैंग्वेज का मतलब है मेरे मन के भाव जो हैं या किसी एक व्यक्ति के मन के जो भाव हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए, यही लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में क्या होता है कि सर एक व्यक्ति हमेशा अपने भावों को बताने वाला होता है। तो यदि मेरे बच्चे वो मैं खुद हूं, यदि वो मैं खुद हूं, मैं का मतलब आप खुद भी हो सकते हैं अपने आप में, ठीक है। तो आई जो होता है बच्चे वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सामने वाला जिससे बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप यानी तुम हो गए, तो तुम लोग जो हैं, आप जो हैं, वो मेरे लिए बच्चे क्या हो गए सर? सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। और अभी जैसे मान लो मैं बीएस सर की बात करूं तो वो न तो आप है न मैं हूं, बीएस सर कोई और है। तो जो तीसरा पर्सन होता है ना बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं सर? वो अपने लिए थर्ड पर्सन होता है, जिसको मैंने ही बोल दिया। समझ गए बात को? तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना होता है कि सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो किसी लैंग्वेज में होते हैं। अब मजे की बात देखिए कि जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है वो भी बच्चे इन्हीं तीनों में से कोई एक बनेगा। यह ध्यान रखना, इन्हीं तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट बनेगा। जैसे सबसे पहले मैंने आई को सब्जेक्ट बनाया तो मैंने लिखा आई रन, मैं दौड़ता हूं। फिर मैंने किसी सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट बना दिया तो ये देखिए बच्चे कौन बन गया? यू रन, तुम दौड़ते हो। फिर मैंने किसी थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट बनाया तो बच्चे क्या बना? ही रन्स, वह दौड़ता है। तो सर यहां पर मैटर क्या करता है? मैटर यह करता है कि सर तीनों के तीनों जो पर्सन होते हैं ना, वो अपने आप में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। यह तो बात किसकी हो गई? प्रोनाउन की। और नाउन की बात हो गई तो नाउन किसी का राम है, नाम है, मान लो नेम है, तो ये देख लो सर राम रन्स, ऐसा लिख दिया। समझ गए ना? अब फर्क क्या है कि सर इनका वर्ब के साथ में क्या रिलेशन है? रिलेशन है, कैसे नहीं है? आप देखो, जब यहां पर थर्ड पर्सन आया है तो रन के साथ में क्या लगा है? एस या ईएस लगा है जी। जब सेकंड पर्सन आया है तो ये एस या ईएस नहीं लगा। जब फर्स्ट पर्सन आया है तो देखो एस या ईएस नहीं लगा। जब राम आया है ना बच्चे तो देखो एस या ईएस लगा है। लेकिन यहीं पे यदि मैंने ऐसे लिख दिया राम एंड श्याम, यदि मैं 2 व्यक्तियों को एक साथ लेके आ जाता हूं, अब देखिए ये जो रन्स है वो किस में बदल जाएगा? रन में। राम एंड श्याम रन। मतलब यह है कि सर कहीं ना कहीं जो क्रिया है ना, जो वर्ब है ना, वो प्रभावित हो रही है। वो जो वर्ब है उस पे इफेक्ट आ रहा है। वो जो वर्ब है वो प्रभावित हो रही है। किससे प्रभावित हो रही है सर? वो आपके सब्जेक्ट के पर्सन से प्रभावित हो रही है कि वो सब्जेक्ट जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है, वो सेकंड पर्सन है या वो थर्ड पर्सन है, उससे प्रभावित हो रही है सर, ठीक है। और किससे प्रभावित हो रही है? एक चीज और होती है, आपने सिंगुलर और प्लूरल 2 नाम सुने हैं छोटे छोटे। एक आपने सिंगुलर सुना और एक आपने क्या सुना? प्लूरल। इनका भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? इधर आओ मेरे पास। यहां पर बच्चे राम क्या अकेला है? जी सर अकेला है। तो अकेले का मतलब ये सिंगुलर हो गया? जी सर हो गया। और सिंगुलर हो गया तो बच्चे यहां पर देखिए वर्ब में क्या लगा? एस या एस लगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको प्लूरल बना दिया, यानी राम के साथ में एक आदमी को और लेके आ गए, और जैसे ही यह बहुवचन बना तुरंत देखिए वर्ब में जो एस लगा था वो क्या हो गया? हट गया। तो 2 चीजें यहां पर समझ में आती है। वो क्या कि सर कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना, जी सर, उसकी 2 चीजें वर्ब को प्रभावित करती है। एक तो उसका नंबर क्या है, नंबर का मतलब बच्चे उसका वचन क्या है, वो एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। और एक बच्चे उसका पर्सन क्या है, यानी वो फर्स्ट पर्सन है, वो सेकंड पर्सन है या फिर वो थर्ड पर्सन है। यही चीजें बेटा क्या करती है सर? वर्ब को प्रभावित करती है, ठीक है। यही चीजें वर्ब को प्रभावित करती है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है, अभी मैं इसको और आगे लेके चलूंगा, लेकिन पहले एक बार स्वागत कीजिए आर्य सर का। वेलकम टू ऑल। अब याचना नहीं, रण होगा, सिलेक्शन का वरण होगा। पिछली स्लाइड से मैं यहां पे खड़ा हूं बैकएंड में, और मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं रेगुलर स्टूडियो में आकर बैठ जाऊं तो इंग्लिश में भी पढ़ा लूं। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये कि जिस अंदाज में हमारी टीम आपको कंटेंट डिलीवर करती है, चैलेंज करते हैं कि तुम ये कह दो ना कि सर इंग्लिश का ई नहीं आता, लेकिन 3 से 4 महीने जुड़ जाओ। भाई सच बता रहा हूं, अगर ये स्लाइड मुझे पढ़ाने के लिए बोले ना तो मैं उसको फिजिक्स की भाषा में ऐसे समझाऊं कि भाई साहब 7 जन्मों का रिश्ता है, आई के साथ रन आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब चेंज हो रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर बाद में सॉल्यूशन सामने दिया। ये तरीका तो यूनिक है, मतलब छाप के रख दो दिमाग में। क्या कर दो? छाप दो दिमाग में। नंबर, वचन, पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से कैसे वर्ब में चेंज हो रहा है, ये काबिले तारीफ है। ये जोश आपके अंदर होना चाहिए जो हमारी टीम में होता है, जो कंटेंट डिलीवरी हम आपको दे रहे हैं। बेटा क्लास को शेयर कर दो, और ये एनर्जी जो पहले दिन होती है, मैं फिर कह रहा हूं, एक दिया वो होता है जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। 5 दिन 7 दिन का फड़फड़ाना नहीं है। रेगुलर रूटीन जिस बच्चे के पास है, सिलेक्शन की गारंटी हम देंगे, और दिए हैं रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए विथ प्रूफ डिटेल के साथ में। और फिर सीना ठोक के कहते हैं जुड़ गए ना आज, एक बार कमेंट में वादा कर दो सर एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, क्लास रेगुलर होगी, बस कंटेंट ऐसे ही हमारे दिमाग में छाप देना, और उसकी गारंटी हम देते हैं। क्योंकि हम पढ़ाने से जो कंटेंट यहां लेके आते हैं उस पर मेहनत करके आते हैं, और वो आपके सामने होगी। क्लास को शेयर कर दो, और जो बच्चा लाइव बैच में नहीं जुड़ा है, क्लास लाइव की आज से स्टार्ट है। आपको क्लास में जो स्टार्टिंग से क्लास रेगुलर आपको अटेंड करनी है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि YouTube कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस 2 दिन बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं। जो बच्चा नहीं जुड़ा है जुड़ जाना, और लाइव जब पर रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में आज से अपना टारगेट सेट करेंगे। आज कहां थे, 15 दिन बाद में कहां है, 30 दिन बाद में कहां है, और लास्ट में कहां पे है, ये चीज आपको लाइव बैच में मिलेगी। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बेटा जुड़ जाना। और एक बात का वादा मैं करता हूं कि बेटा इंग्लिश का ई नहीं आता, लेकिन क्लास में पहुंच गए तो छाप के रख देंगे। फिजिक्स का पी नहीं आता, मैथ्स का एम नहीं आता, कैलकुलेशन तक सिखा देंगे। लेकिन वादा ये, सिलेक्शन आपकी जिद और सिलेक्शन हमारी जिद दोनों एक होने चाहिए, और हमारी जिद तो है, बस तुम रेगुलर हो जाना। थैंक यू जी सर, कंटिन्यू करेंगे। और जबरदस्त यह जोश आपका नहीं। चलो बेटा, तो जब आर्य सर आते हैं ना क्लास में, तो मोटिवेशन वास्तव में अलग ही लेवल का होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे सर? बात कर रहे थे कि बेटा कोई भी जो सब्जेक्ट है ना आपका, उस सब्जेक्ट का नंबर और उसका पर्सन जो है वही वर्ब को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है, यहीं पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, आओ मेरे साथ में। बच्चे मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया आई ब्लैंक रनिंग, मैंने यहां पर लिखा आई ब्लैंक रनिंग, फिर मैंने लिखा सर ही ब्लैंक रनिंग, ठीक है, फिर मैंने लिखा सर यू ब्लैंक रनिंग, ठीक है, फिर मैंने लिखा सर, क्या लिखा, आई ब्लैंक, ठीक है सर, फिर मैंने लिखा ही ब्लैंक, फिर मैंने लिखा राम ब्लैंक, फिर मैंने लिखा यू ब्लैंक, ठीक है। यहां पर मेरे पास में वर्ब क्या थी, यहां पर मेरे पास में वर्ब थी स्लीप, क्या थी, स्लीप। और यहां पर मेरे पास में वर्ब क्या थी, इस जगह मेरे पास में थी इज, आर और एम। देखो कैसे वर्ब प्रभावित होती है बच्चे। यदि मैं यू के साथ में वर्ब लगाऊंगा तो मुझे आर लगानी पड़ेगी, जी सर। यदि ही के साथ में लगाऊंगा मुझे इज लगाना पड़ेगा, आई के साथ में लगाऊंगा मुझे एम लगाना पड़ेगा। तो बताइए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब अलग अलग होती है कि नहीं होती, रूप बदलती है कि नहीं बदलती, बदलती है। यदि आई के साथ में लगाऊंगा तो मुझे स्लीप लगाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लीप लगाना पड़ेगा। ही के साथ में मुझे स्लीप में एस जोड़ना पड़ेगा, राम के साथ में मुझे स्लीप में एस जोड़ना पड़ेगा, यू के साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लीप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन है वो क्या कर रहा है, वर्ब का अलग अलग रूप जो है उसको ला रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। सिंटेक्स में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि बेटा जो सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट के नंबर यानी वचन, एक वचन है या बहुवचन, और उस सब्जेक्ट का पर्सन
फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन, उसी के अनुसार वर्ब आती है। तो एक ओवरऑल चीज हमें समझ में आई क्या गुरुजी? क्या गुरुजी? वो जो चीज समझ में आई वो आपके लिए डाउट छोड़ के जाऊंगा। क्या? कल मैं यहां से क्लास चालू करूंगा। इसको मैंने एक वचन कहा है, इसको मैंने एक वचन यानी सर सिंगुलर कहा है, ठीक है। इसको बच्चे मैंने क्या कहा है? इसको मैंने बहुवचन यानी सर प्लूरल कहा है। यहां एक डाउट छोड़ के जा रहा हूं। इसको मैंने बच्चे विन यानी प्लूरल, मैंने इसको बहुवचन बोल दिया, ठीक है सर। और इसको बच्चे मैंने विंस यानी सिंगुलर एक वचन बोल दिया। अब इस चीज को देखिए सर, थोड़ा सा नोट करो, एक बार के लिए विचार करो। क्या सर? कि यहां पर क्या कारण है ACIS लगने के बाद भी ये बहुवचन है, यहां पर क्या कारण है ACIS लगने के बाद ये सिंगुलर है, यहां ACIS नहीं लगा ये सिंगुलर है, यहां ACIS नहीं लगा ये प्लूरल है। यही आपका डाउट है बच्चे, जिस पे आपको काम करना है और कल अपनी क्लास यहीं से शुरू होगी। अभी फिक्स 9 बजे आरबी सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं मिक्स प्रैक्टिस, उसमें आपको जरूर पहुंचना है। आपकी एंडी क्या क्लास कितने बजे? 11 बजे ना? हाँ सुनो भाई, 9 बजे आरबी सर की मिक्स प्रैक्टिस, 11 बजे जो है वो मुकेश सर आपके दिलों की धड़कन 11 बजे आएंगे। और हां इससे पहले 10 बजे फिजिक्स की यानी सर आरएस सर की क्लास होगी। तो सारी क्लासेस ज्वाइन करना। कौन सी? आपकी। हाँ, और एक विशेष चीज और, अभी जो आरबी सर की क्लास होगी ना 9 बजे मिक्स प्रैक्टिस, वो एप्लीकेशन पर होगी, तो एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है। 10 बजे फिजिक्स की क्लास यूट्यूब पे होगी आरएस सर की, और सर मुकेश सर की 11 बजे जो क्लास होगी वो भी यूट्यूब पे होगी, ठीक है। तो अभी मैं आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन सर कुछ छोटी छोटी बातें आपसे 2-4 करके जाना चाहता हूं। ऐसे तो क्या ही जाऊं सर, ऐसे तो क्या ही जाऊं, 2-4 तो बातें करें बच्चों से, है ना। आज पहला दिन है, अच्छे बच्चे हैं अपने पास। तो भाई बात क्या है कि 2 बजे आऊंगा प्रैक्टिस कराने के लिए। आज अपनी सिंटेक्स और वोकेब की प्रैक्टिस होगी। कहां होगी सर? अपने माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के भारत लाइव बैच में, ठीक है, जिसको आप 1399 के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा था, ये दोनों प्रैक्टिस वो है बेटा जिसमें आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं कहता हूं कि जिस बच्चे ने ये 20,000 क्वेश्चंस कर लिए, ये 20,000 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिए, वो सिलेक्शन लेके रहेगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना। और यहां पर एक चीज आपको और मिलेगी सर, पीडीएफ जो है ना इस क्लास की वो भी मिलेगी, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी यहां पर मिल जाएंगे। लाइव नहीं देख पाए, रिकॉर्डेड देख सकते हो। विशेष बात और ध्यान में रखना, इसको मैं हस्बैंड बोलता हूं, इसको वाइफ बोलता हूं। इस वाइफ को जरूर साथ में रखना भाई, वरना जीवन सफल नहीं होगा। माई राइजिंग इंडिया का नोट्स बैच, यूट्यूब की सारी क्लासेस की पीडीएफ यही मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको 170 प्लस सीपीपी, 30 प्लस एसपीपी, यानी सर 200 प्लस आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे जो कि आपके लिए यूनिक होंगे। और इन 200 प्लस प्रैक्टिस पेपर में यदि मैं 30 क्वेश्चन के हिसाब से भी देखूं तो सर 6000 क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस पेपर में हो जाएंगे। 540 प्लस कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको मिलेंगे, 500 प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और 300 प्लस आपकी मिक्स प्रैक्टिस। यदि इन 800 मॉक टेस्ट बेटा हैं, इन मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी देखूं, आप 20 क्वेश्चन के हिसाब से भी देखते हो ना बच्चे, तो 16,000 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। 6,000 और 16,000 लगभग 22,000 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस बैच में मिलते हैं। तो ये कोई छोटे बैच नहीं है। एक तरफ आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन, एक तरफ 22,000 क्वेश्चन, यानी ये आपका सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश का बैच मैडम विशाखा लेकर आ रही हैं, तो इस स्पोकन के बैच को भी आप रेगुलर कीजिए। मात्र 90 डेज में आपका स्पोकन बहुत अच्छा बन जाएगा। और ध्यान रखना, फेज 2 में ये स्पोकन ही आपको वर्दी पहनाएगा, इस बात को याद रखना है। तो मैडम विशाखा के साथ मिलकर स्पोकन के बैच को भी आप रेगुलर कीजिए। बाकी कोई डाउट होता है तो हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। चलता हूं, लेता हूं इजाजत। हर बच्चा पहुंच जाएगा फिक्स 9 बजे एप्लीकेशन पर आरबी सर की मिक्स प्रैक्टिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 10 बजे आपको आ जाना है सर आरएस सर की क्लास में, और 11 बजे आ जाना है मुकेश सर की क्लास में। ओके बेटा, बाय।